I'm studying here to give a presentation on topic central force problem from classical mechanics. So हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे? सबसे पहले हम लोग सेंट्रल फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देन हम लोग टू बॉडी सेंट्रल प्रॉब्लम देखेंगे और उसको इक्विवेलेंट वन बॉडी में रिड्यूस करेंगे। देन कैलकुलस ऑफ आइडियल्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, होता क्या है वो हम लोग देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में। So what is central force? Central force is basically a force that is always directed towards or away from a fixed point. So what is central force? Central force is a force that is always directed towards a center point that is taking fixed point that is called center of force, and its magnitude depends only on the distance between the object and the fixed point. So अगर हम लोग उस ग्राफ से एनालाइज करें तो अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास m है, जो कि हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग उसको देख रहे हैं, जिसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज r. सो सेंट्रल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है कि जो कि केवल इस जो पोजीशन वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा, एंड दैट द फोर्स विल बी द इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. अगर हम लोग इसको फिक्स कर दे रहे हैं तो या तो इसके टुवर्ड्स हो सकता है या फिर इसके टुवर्ड्स हो सकता है, लेकिन दैट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग these two points only. So in simple terms we can say that a central force pull or push an object along the line joining the object at a fixed point without depending on the direction of the motion. वही मतलब that force can be the repulsive or can be attractive, वो अपनी तरफ खींच सकता है या फिर अपने से दूर भी हटा सकता है. So mathematically हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम कोई फोर्स F लें तो that force will be the function of r, means the force varies with the value in the r, right, where r is the distance from a fixed point and r cap is the unit vector and f is the magnitude of that force which we are interested to find. So there are some characteristics of central forces, that is it always acts along the line joining the particle and the center. From this figure we can see that force will be always acting between this dotted line joining this point O and that object M. This is one of the characteristics of the central force. And secondly, it depends on the distance, not on the direction of the velocity. Means it depends on the position of that object with the center of force. Here we are assuming it as the origin of this coordinate system. And it is a conservative force, means it only depends on, it is independent of path, means it depends only upon the position of the object. Fourthly, central force motion leads to the conservation of angular momentum and the motion lies in a plane. Means the हम लोग कोई भी सेंट्रल फोर्स देखेंगे वो सर्कुलर मोशन में होगा, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व करेगा, एंड इट आल्सो इज द न्यूटन्स लॉ ऑब्वियसली. सो इसका कुछ एग्जांपल है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग अर्थ सन के बीच का जो प्रॉब्लम देखते हैं, एनी प्लैनेटरी मोशन जो हम लोग देखते हैं, दैट कम्स अंडर द सेंट्रल फोर्स. कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया दो चार्ज के बीच में हो सकता है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द सेंट्रल फोर्स. अनदर द स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोग जो देखते हैं वो भी सेंट्रल फोर्स के अंदर ही आता है. सो हमें टू बॉडी प्रॉब्लम को लेके इसको इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे. सो लेट अस अज्यूम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 having the position vector r1 and r2 from the origin of the initial frame of reference. So एक कार्टेशियन सिस्टम लिए हैं और उसमें एक सेंटर ऑफ फोर्स हम को लेके हम दो ऑब्जेक्ट लिए m1 और m2 जिसका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, एंड लेट r द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 रिस्पेक्ट टू m2, मतलब m1 और m2 का पोजीशन वेक्टर हम लोग r एज्यूम कर रहे हैं. सो ये जो हमारा फिगर बन रहा है, सो इस फिगर से हम लोग बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि जो r2 होगा प्लस r1 विल बी इक्वल टू r1. सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r का वैल्यू निकल जाएगा r2 माइनस r1. सो वी अज्यूम इट एज अ इक्वेशन नंबर 1. So we know that the Lagrangian of any system is given by L equal to T minus B, where T is the kinetic energy of the system and B is the potential energy of the system. So हम लोग Lagrangian का वैल्यू यहाँ पे हमको इस इक्वेशन से मिलेगा. So हमारा जो हम सिस्टम कंसीडर किए हैं
उस सिस्टम में हमारे पास दो मासेस है, तो हमको दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ दैट पोजीशन बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो हमारे पास पोजीशन है r1 विद रिस्पेक्ट टू m1 एंड r2 विद रिस्पेक्ट टू m2। सो वेलोसिटी निकालने के लिए हम उसका टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो दैट विल बी द r1 डॉट स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ दैट mass m1 and r2 dot square is the velocity of mass m2. So half m1 r1 dot square plus half m2 r2 dot square minus vr. It is a potential energy is a function of r. So ये हमारा लैग्रेंजियन का फॉर्मूला, लैग्रेंजियन का वैल्यू निकलेगा, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास लाइक अभी हम लोग ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी फ्रेम से हम इसको एज्यूम कर रहे थे फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। अब हम उसको सेंटर ऑफ दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। सो फॉर आवर से वी एज्यूम दैट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स। सो इस सेंटर ऑफ मास को इस O से ज्वाइन करने वाले पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, राइट। सो बाय डेफिनेशन वी ऑल नो दैट द R वैल्यू विल बी इक्वल टू m1 r1 plus m2 r2 m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. This is by definition we all know that the value of r will be this much. That is equation number 3. So now हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक बार r2 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर r1 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और देन r1 डॉट और r2 डॉट का वैल्यू निकाल कर अपने लैग्रेंजियन में पुट कर देंगे, तो हम लोग को जो फाइनल इक्वेशन मिलना हमको मिल जाएगा। सो अब इस इक्वेशन नंबर जो 1 था, इस इक्वेशन 1 से हम r2 का वैल्यू निकालेंगे r प्लस r2 का r2 का वैल्यू निकालेंगे r माइनस r1 बिकॉज़ वहां पे ना हम लोग मॉड्यूलस लगा देते हैं, फंक्शन जो होता है ना मॉड b का मॉड r का फंक्शन होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। सो r2 का वैल्यू हो जाएगा r माइनस r1। इस 4 को हम लोग अपने 3 पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ दिस r2। सो हमारा r का वैल्यू होगा m1 r1 प्लस m2 r प्लस r1 फ्रॉम ओके, हम r2 का वैल्यू निकालेंगे r प्लस r1 यहां से ट्रांसपोज करके इसको हम लोग अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m1 r1 प्लस m2 r प्लस m2 r1। नाउ हमारा इस इक्वेशन से इस वाले टर्म्स में से और इस वाले टर्म में से r1 कॉमन मिल रहा था, उन दोनों को हम नेक्स्ट इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा r m1 plus m2 equal to m1 plus m2 r1 plus m2 r2। नाउ हम m1 plus m2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बचेगा r equal to r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। तो यहाँ से r1 का वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो r1 का वैल्यू हो जाएगा r minus दिस टर्म, राइट। सो हमको क्या निकालना है, अपने को r1 डॉट का वैल्यू निकालना है, यानी कि अपने को वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है। हमको पोजीशन का वैल्यू मिलेगा r1 का, इसका हम टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो टाइम डेरिवेटिव बेसिकली हम इस पे डॉट लगा देंगे, r1 डॉट विल बी इक्वल टू r डॉट माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 r2 डॉट, ये हमारा इक्वेशन 5 होगा। सिमिलरली हम r2 डॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ओनली। सो इक्वेशन 1 से हम r1 को लिख सकते हैं r2 माइनस r, देन इस 6 इक्वेशन को अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ r। सो हम क्या मिलेगा, r will be equal to m1 r2 minus r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। यहाँ से फिर से इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो r m1 plus m2 equal to इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m1 r2 minus m1 r plus m2 r2, और फिर यहाँ से अपने को r2 कॉमन निकल जाएगा इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, m1 plus m2 और m1 plus m2 इधर बचेगा, फिर दोनों तरफ m1 plus m2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को बचेगा r equal to r2 minus m1 plus m2 into r। फिर यहाँ से r2 का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, जो कि आएगा r2 equal to r plus m1 upon m1 plus m2 into r। सो फिर हमको फिर r2 का भी टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज़ हमको इसका ही वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r2। सो हमको r2 का वैल्यू जब ये मिला, फिर हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डॉट लगा देंगे, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ
एंड R2। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 7 एज्यूम करेंगे। सो इस इक्वेशन 5 और 7 जो अपना इक्वेशन नंबर 5 आया था R1 डॉट का वैल्यू, और जो इक्वेशन 7 है अपना R2 डॉट का वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो कि हमारा बेसिकली लैग्रेंजियन का इक्वेशन था। सो हमको मिलेगा R1 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो R1 का वैल्यू हम पुट किए, R2 का स्क्वायर था तो यहाँ पे R2 का वैल्यू पुट किए, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे। दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टोटल टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे ब्रेक हो जाएगा। अब जो हाफ m1 है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हाफ m2 है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस तीनों को ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन m1 m2 r डॉट प्लस m1 प्लस m2। सिमिलरली ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा m1 m2 r डॉट अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देन हमको फाइनली क्या बचेगा, लैग्रेंजियन विल बी हाफ m1 प्लस m2 r डॉट स्क्वायर प्लस m1 m2 into m2 plus m1 upon 2 m1 m2 स्क्वायर r डॉट स्क्वायर माइनस br सारे में सेम रहेगा। तो ना हम क्या करेंगे, ये जो m plus m1 plus m2 है इसको कैपिटल M एज्यूम करेंगे, एंड दिस टर्म इस वाले टर्म को म्यू एज्यूम करेंगे। दिस m इज बेसिकली द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम ये तो उसका टोटल मास है, जो पूरा हमारा सिस्टम का उसका टोटल मास हो जाएगा m1 plus m2, एंड देन this term is basically mu, that is called the reduced mass of a system। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो गया। सो नाउ हम लोग सेंटर ऑफ मास से इसको देख रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज इन द मूविंग सेंटर ऑफ मास इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, या तो वो एट रेस्ट रहेगा या फिर यूनिफॉर्मली वो मूव करेगा। सो हम लोग r डॉट को कांस्टेंट ले सकते हैं, दैट इज 0। अपने के लिए हम उसको 0 ले सकते हैं, बिकॉज़ r कांस्टेंट हो जाएगा तो r डॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अगर r डॉट 0 हो जाएगा तो इस वाले टर्म में अगर हम r डॉट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये वाला इक्वेशन, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू द हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर माइनस br। सो दिस इक्वेशन 9 is basically the exact Lagrangian which we are aiming to find, having mass mu and moving at distance r with respect to origin। यानी कि जो हमारा 2 बॉडी सिस्टम था वो 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो चुका है विद द reduced mass system, that is mu। इस ऑब्जेक्ट का मास mu हो जाएगा, that is the reduced mass of the system। so the equation of motion हम निकालने का कोशिश करेंगे। हमारे लैग्रेंजियन मिला एक सिंगल मास के लिए। अगर हम उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की कोशिश करें तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है d/dt पार्शियल l अपॉन पार्शियल r डॉट माइनस पार्शियल l अपॉन पार्शियल r इक्वल टू 0। केबल का प्रॉब्लम है, केबल का प्रॉब्लम है। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए अपना L को इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ऑफ मोशन वाले में पुट करेंगे। सो अगर हम अपना इक्वेशन 9 देखें तो ये पार्शियल L अपॉन पार्शियल r डॉट का वैल्यू आ जाएगा। आगे आगे लंच के बाद कंटिन्यू करें। हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन है। उस कैलकुलस के जरिए से क्वेश्चन है।